एक है दुनिया जहाँ में पोषण इंसानों को गॉडेस के पास लेके जाता है। अचानक से एक रूम में उठता है। रूम में उठता है, चारों तरफ खून ही खून मचा हुआ था। ज्यादा ही कंफ्यूज था तेज, और फिर हाथ में एक वेपन पकड़े हुए, और वो अपने आप को देखता है और फिर कहता है ये तो मैं नहीं था, मैं कहाँ गया। हाथ में वेपन पकड़े हुए पता कि वो कहाँ गया है, और उसे ये भी नहीं पता है ये बॉडी किसकी है। तो उसे क्लीन कह के बुलाता है। इसे उसको लगने लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ है। सब शुरू हुआ एक नाइटमेयर से, तो रियलिटी इससे भी डरावनी लग रही है। दुनिया को कहता है कि लव और बेअंडर इंसानों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलती है पोषण पीने से। पोषण पीने के बाद इंसानों को 22 रास्तों पे लेके जाता है जो अलग गॉडेस के पास लेके जाता है। की शुरुआत होती है सीक्वेंस 9 से। जैसे सीक्वेंस घटते रहता है और भी पावर उनकी बढ़ती रहती है। जो लोग सबसे ऊपर तक पहुंच जाते हैं वो बन जाते हैं गॉड लाइफ ऑफ बन आता है नंबर 3049 पांचवा युग। अपने खून से सना हुआ एक चर्च। लेकिन असली कहानी शुरुआत होती है जून से। एक आदमी सपना देख रहा होता है कि वो प्लेन से गिर रहा होता है, और फिर उसके ऊपर कुछ चिपचिपे डेडलाइन उस पे आते रहते हैं। माइंड में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। वहाँ में उसके शरीर फट जाता है। उसके कारण सारे डेडलाइन इधर उधर भी हो जाते हैं उसके। हम लोग देखता है कि उसके सारे डेडलाइन और भी बड़े हो जाते हैं। डेडलाइन उसकी सोल भी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और फिर एक आदमी फिर सपने से जाता है, और फिर उसके पास एक गंदे से रूम में वो उठता है, और फिर खून से लगा। फिर उसके बाद उसके पास एक बेकार गन भी थी, इतना जैसे कि वो उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, जैसे कि उसकी बॉडी पूरी तरह से फट गई थी, उसको इतना दर्द हो रहा था। और फिर उसके बाद उसको क्लैन कह के पुकारता है। तो उसकी आवाज की पहचान होती है, ना ही उसके नाम की, और वो कह रहा होता है मैं कहाँ गया। ऐसे फिर उसके बाद वो फिर एक मिरर के पास पहुंचता है। उसके बाद वो फिर अपने फेस को नहीं पहचान पाता, और फिर उसको पक्का लगता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में रिकार्नेट हो गया है। तो फिर उसके बाद पुलिस फिर उसके बाद एक हाउस में घुसता है जहाँ पे 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वेल्चर और फिर आया था, और वो दोनों हिस्ट्री गाइडलाइन से फिर उसके बाद ग्रेजुएट थे। और फिर उनमें से एक कहता है मुझे तो लगता है ना इनमें में से कोई ना सुसाइड कर लिया है, यही मुझे लग रहा है। और फिर उनमें से एक पुलिस ऑफिसर बोलता है मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना कोई ना इविल फोर्स जग गई होगी, या फिर कोई डीमन आ गया होगा, तभी कुछ ऐसा यहाँ पे खतरनाक हुआ है। मुझे तो कुछ अजीब ही लग रहा है ये रूम में। बाद उसको फिर एक रूम में फिर एक फोटो दिखाई देती है, और फिर वो पूछता है ये कौन है। फिर उसके बाद उसको वो बताता है बस अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद उसको बताता है ये उस क्लैन के मेंबर है। तो लगता है ये ना क्लासमेट हो गए उनके, और इनके ना पेरेंट्स पहले मर चुके हैं। सिबलिंग्स के साथ रहता है। वो ना टेंगन शहर का ना नागरिक है, रहने वाला एक हिस्ट्री ग्रेजुएट है। इंसान और फिर हैंग्रीज लैंग्वेज आती है। 29 जनरल एंट्री में लिखा था, उससे मिलने के लिए आया था। और फिर उसने बताया था कि ना मुझे एक ना हिस्ट्री का एक बहुत मजेदार एक बुक मिला है। तकला हम लोगों ने ना पहला पन्ना उसका डिकेट कर लिया था। पता चला कि वो चौथा युग का है। टैगनेस फैमिली के मेंबर ने लिखा था। फिर उसके बाद कुछ दिनों में फिर उसके बाद क्लैन ने फिर उसके बाद डार्क एम्पायर और फिर डार्क हार्मोनाइन के बारे में पढ़ा। जून तकला कोई भी एंट्री नहीं थी, क्योंकि नोटबुक ने 27 जून को खुद अपना पन्ना पलटा और उसने खुद अपने आप बारे में लिखा। टर्मेरिस में अपनी एक लाइन डिकेट करी, और उसके अंदर लिखा हुआ था सब मरेंगे, उसके अंदर मैं भी हूँगा। पुलिस को ये नहीं समझ आता है कि यहाँ पे क्लैन ऐसी बात क्यों लिखेगा अपने बारे में, वो कि खुद क्यों मरना चाहता है। फिर उसके बाद क्लैन को पहली बार किसी इंसान ने पुकारा ह्यूमन वॉइस से। फिर उसके बाद क्लैन फिर सुनता है कि उसके सामने उसकी किसी की बहन आई हुई थी के साथ ही। फिर उसके बाद क्लैन ने फिर उसके बाद अपनी नोटबुक और फिर अपना टेंट से कुछ चीज छुपा ली, और वो उसने जैसे तैसे करके सब छुपा ही लिया था लगभग। लेकिन वहाँ पे उसकी एक गन छूट गई थी, और वहाँ पे वो आते के साथ ही वो फिर उससे कुछ सवाल पूछने लगता है जैसे तैसे करके। फिर उसके बाद उसने अपनी गन को फिर अपने और पीछे कर लिया, और उससे सवाल पूछती है लड़की। इनकी छोटी बहन है मुलाइसा रेड्डी, इसी रूम के अंदर आती है। फिर उसके बाद वो जैसे पीछे मुड़ती है, वहाँ पे फिर क्लैन फिर उस गन को फिर ड्रॉर में फेंक देता है। फिर उसके बाद ये आवाज सुन लेती है, और फिर कहती है ये आवाज कैसी थी। क्लैन फिर उसके बाद बिना हिचकिचाए बोल देता है कि मेरी पॉकेट वॉच फिर से खराब हो गई थी, इसकी आवाज थी वो। एलिसा फिर उसके बाद उस वॉच को ठीक कर देती है, और वो ऐसे उसको देती है जैसे कि वो क्लैन को बेवकूफ समझती हो। उसके बाद वो फिर अपने रूम से बाहर निकल जाती है, और फिर क्लैन वो फिर अपने काम में जुट जाता है। फिर उसके बाद वो फिर सारे ब्लड को साफ करने लगता है, उस लैम्प को भी साफ कर देता है जल्दी से, और वो सारी चीज को छुपाने की कोशिश करने लगता है। वो फिर अपने आप को शीशे में देखता है, और फिर उसको दिन पे पता चलता है कि उसकी सारी इंजरी ऑटोमेटिक ठीक हो रहा है। उसको ये लग रहा था कि क्लैन ने अपने आप को खुद शूट किया, या फिर मेरे वजह से ये हुआ है। उसकी सारी यादें धुंधली है, लेकिन उसको ये पता है कि नोटबुक ये सारी चीजों की है। उसके ट्रांसप्लेट की बात है वो तो कुछ ज्यादा ही नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि उसकी पहली जिंदगी भी ऐसी थी और अब की जिंदगी भी ऐसी है। और वो कहता है ट्रांसलेट होने के बाद मैं ऐसा हो गया हूँ। उसको याद आता है कि मैंने ना ट्रांसलेट ना रिचुअल किया था, इसी कारण मैं शायद इस दुनिया में आ गया हूँ। एलिसा फिर से उसके रूम में घुसती है, और फिर वो कहती है कि तुम्हें ब्रेड और फिर पीस लाना है। अभी स्कूल जा रही हूँ। और फिर उसका भाई अभी जॉब हंट कर रहा है। उसे वादा करके जाती है कि ना मैं आज तुम्हारे के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करूंगी। वहाँ पे क्लैन कहता है कि मैं आज शायद मैं तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊँ। क्लैन फिर उसके बाद अपना गन उठाता है, और फिर वो कहता है इस बार रिचुअल सही से हो मेरे से। कहता है कि ट्रांसलेट फिर से पहले डिनर से पहले हो जाए, क्योंकि मेरी उम्मीद तो यही है कि मेरा आज काम पूरा तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद मार्केट में चला जाता है कुछ सामान लेने के लिए। बाद वो मिसेस मैरिन से फिर वो ब्रेड खरीदता है, और फिर वो किसी स्ट्रीट पे चलते हुए चांद को देखते हुए कहता है कि ये पैरेलल वर्ल्ड में भी ये चांद ऐसा ही दिखता है। जब वो चर्च से गुजरता है तब वो दिखता है कि यहाँ भी लोग ना लॉर्ड ऑफ चर्च गेम खेल रहे हैं। पुराने यूनिवर्स में भी था 1 सदी साल पहले। फिर उसके बाद एम्परर रिजन ने लैंड ऑफ गेम का निर्माण किया था, इनिस में गेम को इंक्रीज किया था। वो अभी लैंड ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ये गेम बहुत ज्यादा ही फेमस हो गया है। इसने ट्रेडिंग्स और भी इंक्रीज किया था आगे जाके। इन्हें पहली बार स्प्रिंग फेस्टिवल की शुरुआत की
की थी। फिर उसके बाद ये सभी थॉट में डूबा हुआ रहता है। फिर उसके बाद अचानक के पास एक जोकर आ जाता है। बाद वो उसके पास आके उसको फिर एक परफॉर्मेंस का कार्ड देता है और फिर कहता है कल शाम को वो परफॉर्मेंस होगी, 7 बजे शाम को आएगा, तुम यहाँ से आ जाना। और फिर वहाँ पे क्लैन उस जोकर को देखने के बाद कुछ ज्यादा ही शौक में रहता है और फिर कहता है जोकर मेरे को ये कार्ड क्यों देने के लिए आया था। तो वहाँ पे कुछ ज्यादा अजीब सा फील होता है। तब वो फिर अचानक से उस वहाँ से चल जाता है। उसके बाद वो फिर एक टेंट में पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे एक लड़की बैठ के वो एक जादू के प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो क्रिस्टल बॉल में वो देखी ही जा रही थी, यानी वो फ्यूचर देखने का काम कर रही थी। बाद वो लड़की फिर उसके बाद क्लैन को ना इनवाइट करती है वो अपना फ्यूचर या फिर पास्ट या फिर प्रेजेंट देख सके। उसके बाद एक जैन की नाम का एक आदमी उधर से गुजर जाता है, वो हैट पहने हुए। वो फिर उसको देखने के बाद वो फिर उसको डर के फिर वहाँ से मुड़ जाता है। क्लैन अपने आप को टेंशन में फील कर रहा होता है और फिर कह रहा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे को लगातार देखे जा रहा है। बाद वो फिर मैजिशियन फिर उस टेबल पे वो फिर कार्ड रख देती है और फिर कहती है कि तुम एक बार ट्राई तो कर लो। और फिर वहाँ पे क्लैन सोचता है कि मुझे एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, मुझे अपना पास्ट और प्रेजेंट को कम से कम देखना चाहिए। उसके बाद वो फिर एक कार्ड को शफल करता है और फिर वो एक साइलेंटली एक सवाल को सोचने लगता है, पहले से तैयार होता है। फिर उसके बाद वो फिर लेडी फिर उसके बाद 3 कार्ड निकालता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। के बाद फिर क्लैन फिर उसके बाद प्रेजेंट वाला फिर उसको कार्ड उठाता है और फिर वहाँ पे वो लेडी कहती है द फूल। फिर उसके बाद क्लैन फिर उसके बाद इस कार्ड को कुछ अच्छी तरह से जानता है। ये कार्ड ना हमेशा ना बिगिनिंग लोगों के लिए बेस्ट होता है। अचानक से फिर उसके बाद चिल्लाते हुए फिर एक लेडी अंदर आती है और फिर कहती है तुमने मेरी जगह को क्यों चुरा लिया। फिर उसके बाद पता लगता है ये जो लेडी है ये तो बस एक बी स्ट्रीमर है, फ्यूचर देखने का बस तुमसे एक नाटक कर रही है। उसके बाद उसके पीछे फिर एक आदमी भी आ जाता है। उसको देखने के बाद क्लैन कुछ ज्यादा ही डर जाता है और फिर वहाँ से वो चल जाता है अपने घर पर। और फिर वो कहता है मुझे जल्दी से जल्दी अपने वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके मेरे को परेशानी भी हो सकता है। तो अपने चारों फुट को लेगा और फिर कहता है मुझे लक से या फिर कैसे भी करके मुझे वहाँ वापस लौटना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके मेरे को परेशानी होगा। फिर उसके बाद वो फिर रिचुअल को दोबारा से स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगता है। उसने खरीदा था वो फिर उस चारों कोने में रख देता है और फिर उसके बीच में वो फिर जाके खड़ा हो जाता है, हैंड जेस्चर बना देता है और फिर वो एक स्लेयर भी बना देता है। उसके बाद वो फिर सेलेस्टियन जेस्चर को ना फिर से वो दोबारा से वो चार्ट करने लगता है। फिर उसके बाद वो फिर उसका दोबारा से वो फिर रिचुअल धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके फिर उसके बाद वो फिर पेपर धीरे धीरे करके वो फिर उड़ने लगता है और फिर इधर हम लोग सजेस्टेड पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उधर से गुजर रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो फिर हवा रुकती है और फिर वहाँ पे फिर उसका क्लैन को लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है और फिर उसके अचानक से फिर सर में दर्द होने लगता है। लग रहा था कि जैसे कि उसको किसी ने हैमर से मारा है और फिर उसके शरीर में अलग सा ही रिएक्शन फैलने लगता है और वो कुछ ज्यादा ही अजीब से उसको फीलिंग होने लगता है, स्किन कांपने लगता है और फिर उसके कुछ ज्यादा अजीब सा फीलिंग होने लगता है। स्किन में ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी स्किन में आग लग गया था और फिर वो पेपर धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। अचानक से फिर उसके बाद एक रेड स्टोन फट जाता है और फिर उसको एक जगह पे लेके जाने लगता है। उसके बाद वो फिर उसको दूसरी दुनिया में खींच के लेके आ जाता है और फिर वो एक ऐसी दुनिया में जहाँ एक रेड और ब्लू एनर्जी आ रही होती है, पूरी तरह से रेड और ब्लू कलर की पूरी एनर्जी उसके अगल बगल घूम रही होती है। फिर उसके बाद वो कहता है मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ इस फैमिली के पूरे फैमिली के अवेकन रिचुअल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, इस फैमिली का रिचुअल कंप्लीट हो गया। अब से ये एक रिचुअल को कंप्लीट कर लेती है। मिरर के सामने दूर समुद्र में एक ग्लोइंग जार पकड़ा हुआ था जिसके अंदर ग्लोइंग डायमंड्स था। फिर उसके बाद वो ब्लू स्टोन फिर उसके बाद वो फिर मल्टीपल होने लगता है और फिर इधर वो रेड एनर्जी फिर उसके बाद एक औरत का रूप ले लेती है सामने। फिर उसके बाद वो ब्लू एनर्जी फिर वो आदमी में बदल जाता है। फिर उसके बाद वो फिर औरत उससे पूछती है आखिरकार हम हैं कहाँ। उसके बाद क्लैन फिर हवा में उड़ने लगा और वो धीरे धीरे रियलाइज आएगा कि हम एक दूसरे वर्ल्ड में आ गए हैं। वहाँ पे क्लैन को लगने लगता है कि मैंने उन दोनों को ना समन कर लिया है। फिर उसके बाद वो फिर औरत कहती है ये जो डिवाइन रेलम है ये क्या है मास्टर। वो आदमी कहता है मुझे भी लग रहा है वो डिवाइन रेलम का मास्टर होगा। और फिर वहाँ पे क्लैन को ये भी तक नहीं पता था ये डिवाइन रेलम होता क्या है। कहता है मुझे तो कहीं पे एक मंदिर भी नहीं दिखाई दिया। और फिर उसके कहती वहाँ पे फिर एक शाइन मिलाएगा पुरानी रिलम से उसको दोबारा से फिर को रिमाइंड कर रही हो। ये देख के कुछ ज्यादा ही शौक होता है कि मैंने अपने लॉ और फिर इतने को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, इसको इतना मैंने बोलते के साथ ही मेरे ऑर्डर को इतनी जल्दी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहेगा। उसको ऐसा लगाएगा कि मैं अपने ग्रेव स्टोन से मैं दोबारा से हैक कर सकता हूँ। लेकिन वो जैसे ही हाथ उठाता है फेस में रिएक्शन ट्रिपल हो जाता है। आदमी पूछता है आखिरकार तुम हो कौन और मैं हूँ कहाँ। और फिर ये सोच में डाल देता है क्लैन को कि मैं इनको बताऊँ तो बताओ क्या। तो ये लग रहा था कि मैं ग्रे हूँ या फिर क्लैन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको क्या नाम बताऊँ। भी हो अब लोग मुझे अब से फूल बुलाओ। आदमी पूछता है तुम क्या प्लान कर रहे हो। और फिर वहाँ पे वो कहता है मेरा ये बस एक एक्सपेरिमेंट था, कुछ भी नहीं बताता है। फिर उसके बाद वो औरत उससे सवाल पूछती है एक्सपेरिमेंट अभी खत्म हो गया क्या हम अपने घर वापस जा सकें। फूल वहाँ पे कहता है हाँ तुम अपने घर वापस जा सकते हो, तुम अपना ऑफिशियल रिक्वेस्ट करोगे तो मैं अपने घर में भेज सकता हूँ। ऐसा लगेगा जैसे कि वहाँ पे क्लैन ने अपने आप को 2 हिस्से में बांट दिया होगा, वैसे वो फिर 2 हिस्सों में फिर चलने लगता है। फिर नोटिस करता है कि उसकी आवाज नहीं कि अंगल की तरह आएगा। और यहाँ पे ये जो कॉशियस मैन है चीजों का मजे ले जाती है। और फिर वो सवाल पूछती है क्लैन से हमें बियॉन्डर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये चीज क्लैन को नहीं पता था। फिर उसके बाद वो कहता है तुम अपने सामने वाले से क्यों नहीं पूछ लेते हो। फिर उसके बाद क्लैन फिर उसको गौर से ऑब्जर्व करने लगता है। फिर उसके बाद कहता है ये तो मुझे नूबल्स नहीं लगता है, प्रिंसेस जैसी लगती है। और यहाँ पे ये जो कॉशियस मैन है ये कुछ ज्यादा स्मार्ट मैन है, तो आदमी जो बहुत दूर समुद्र से आएगा। फिर उसके बाद वो वहाँ पे क्लैन के रिक्वेस्ट से फिर उसके बाद वो फिर बता देगा तुम्हें बियॉन्डर बनने के लिए चर्च ऑफ द ओवरनाइट या फिर गॉड ऑफ स्टॉर्म में से या फिर और भी कोई और चर्च में शामिल होना पड़ेगा, तभी तुम बियॉन्डर बन सी हो। ज्यादातर लोग ना बियॉन्डर नहीं बन पाते हैं, इसलिए ना तुम्हें बहुत बड़े चर्च में शामिल होना पड़ेगा, तभी तुम बियॉन्डर आगे जाके बन सकते हो। लोग
उतना ज्यादा करना बियॉन्डर नहीं बन पाते हैं। जो भी बन जाते हैं वो ना हमेशा ना डार्कनेस से लड़ते रहते हैं। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि ना मुझे बियॉन्डर बनने के बाद भी ना अपने फ्रीडम को नहीं छीनना है। उसके बाद वो आदमी कहता है तुम्हें अपने रॉयल्स या फिर नोबिलिटी से ना फैसला करके वो उनसे हेल्प लेना चाहिए, तभी वो तुम्हें आगे जाने का रास्ता बताएगी। उसके बाद वो फिर जिद करने लगती है कि उसको और कोई और ऑप्शन चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर क्लैन कहता है मेरे पास 2 पोशन है इनकी हेल्प करने के लिए, ना मेगा सेलर्स और फिर एक का नाम है सीक्वेंस। उन दोनों को ना इस्तेमाल करने से ना इनका थोड़ा सा फायदा हो सकता है। जैसे उनको एक्सप्लेन करने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लैन को समझ आ जाता है कि यहाँ पे कोई भी पोशन ना हमें ना अलग अलग सुपर नेचुरल फैक्ट को बताने में मदद करता है। हमें अलग से सुपर नेचुरल एक एबिलिटी देता है जो हमें ना सीक्वेंस से ना मिलता है। वो लड़की फिर उसके बाद फूल के पास मुड़ती है और फिर कहते हैं मैंने ना इस आदमी को समझौता कर लिया है, आप उसके ग्रांटर बन सकते हो। वो फिर मान जाता है। फिर उसके बाद वो एक्साइटेड होकर वो लड़की फिर उसे पूछता है क्या तुम ऐसी और भी मीटिंग को अरेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद क्लैन फिर सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वो और भी कंफ्यूज हो जाता है और फिर उससे पूछता है तुम क्या कहना चाहते हो। फिर उसके बाद वो फिर बताता है तुम्हारे पास जो पावर है ना वो इमेजिनेशन से कुछ ज्यादा बढ़िया आएगा। और फिर यहाँ पे फिर क्लैन भी कहता है मुझे भी ना इस रेलम से ना जुड़ के रहना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे क्लैन फिर सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि मैं अपने बार बार मीटिंग करने से मेरी सीक्रेट लीक भी हो सकता है, लेकिन मुझे इस रैलम से जुड़ के रहना पड़ेगा। इस रैलम से जुड़ने के बाद फिर उसके बाद मैं अपने असली घर वापस जा पाऊंगा। उसे अलोन से डरने से अब से मना करना पड़ेगा और फिर अब से मैं किसी भी अलोन से नहीं डरूंगा। वो फिर अनाउंस कर देता है कि अब से हर मंडे अब से 3 PM पे अब एक मीटिंग होगी। वो फिर लड़की पूछते है क्या हमें अपना कोई कोड नेम रखना चाहिए क्योंकि हम अपने असली नाम को नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये फूल को ये आइडिया कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लैन के फिर उसके बाद इमेज में कुछ रिफ्लेक्शन होता है और फिर वहाँ पे कोई सामने आया हुआ होता है और वो दरवाजे को जोर से पीट रहा होता है उसको। फिर उसके बाद एक दर्दनाक विजन आता है जहाँ पे वो मरा पड़ा है क्योंकि वो एक डायरो कार्ड से निकला हुआ था, उसका नाम होगा जस्टिस। लड़की फिर उसके बाद डिसाइड कर लेते कि अब से मेरा नाम जस्टिस है और फिर वो आदमी कहता है अब से मेरा नाम भी हैंगमैन है। जैसे ये सब हो ही जा रहा था और वहाँ पे उसका दिमाग और भी वहाँ पे फटने लगता है और फिर आदमी कुछ अलग से ही दिखाई दे रहे थे उसको। कुछ और भी नहीं सहन हो जा रहा था क्योंकि उसका दिमाग फटे जा रहा था और फिर वो वहीं पे फिर मीटिंग को क्लोज कर देता है। ऐसे ही करता है वहाँ पे वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो रैलम भी तबाह होने लगा। फूल ऐसे ही उड़ रहा था जैसे कि वो एक फूल की तरह उड़ रहेगा, वो फिर उड़े ही जा रहा था रैलम के साथ। फिर उसके बाद हैंगमैन अपने आप को फिर से वापस फिर उसको अपने आप को वो शिप पे पाता है और वो ब्लू स्टोन फिर उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने सामने। फिर उसके बाद वो टूटा हुआ मिरर अपने सामने देखती है और फिर क्लैन फिर उसके बाद उड़ता है और फिर जल्दी से फिर उसके बाद वो खून के धब्बे और फिर अपने बंदूक को छुपाने लगता है। उस जगह पे वापस लौट आता है जहाँ वो अपने आप को फिलहाल वो अपना उसको घर मान रहेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे पुलिस उसका डोर नॉक करे जा रहा है। उसके अंदर फिर कुछ उसको दिखाई देता है, उसके अंदर कुछ पुलिस वाले आए हुए थे, बुक लिए हुए खड़ा था, पेशेंट लग रहा होता है। फिर उसके बाद वो फिर अपने बाल को ठीक करता है। बाद वो फिर दरवाजा खुलता है। फिर उसको दरवाजा खुलने के बाद पता चलता है ये तो वही बंदा है जो उसका फॉलो कर रहा था। हाँ मैं विजय वो पुलिस का मेंबर है। मैंने तुमको ना थ्रेट नहीं किया था, मैं बस ना तुम्हारे प्रोटेक्ट कर रहा था परमिशन के। फिर उसके बाद वो फिर घर के अंदर आ जाता है, उसके साथ एक और ऑफिसर रहेगा। फिर उसके बाद वो फिर क्लैन को समझाने की कोशिश करता है तो ये बोलता है ये तो बस एक रूटीन इन्वेस्ट है। बाद वहाँ पे क्लैन पूछता है क्या सच में नाया और फिर उसने सही में सुसाइड किया था। फिर उसके बाद वहाँ पे वो डिटेक्टिव कहता है मुझे तो यही लगता है तुम बताओ। क्लैन को शक हो रहा था कि उसके अंदर कुछ ना गड़बड़ होगा। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे ये बात बस अपने तक ही रखना चाहिए। उसके बाद सभी को फिर इसके बाद वो नोटबुक मिलता है और फिर उसके अंदर लिखा हुआ था वी डाइड और फिर उससे पूछता है क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर क्लैन फिर उसके बाद थोड़ी देर सोचने का नाटक करता है। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे नहीं पता है। उसके बाद एक बंदा कहता है कि तुम्हारे खिलाफ एक एविडेंस आएगा क्योंकि एक बंदा कह रहेगा कि तुम उस दिन उसके घर गए थे। ये बात तो क्लैन को खुद भी नहीं पता था और वो कहता है क्या मैं उस दिन गया था, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। बात वो फिर कहता है तुमने हाल फिलहाल में जो भी किया है ना तो उसका एक ही तरीका है पता करने का, अपना खुद का जर्नल पढ़ो तो कोई भरोसा करे या फिर नहीं करे। फिर उसके बाद डन आगे कहता है वहाँ ना उसका ना रिवॉल्वर ना गायब था, मुझे तो शक है वो तुम पे आएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लैन बिना हिचकिचाए बोलता है वो वहाँ पे रखा हुआ है। बाद वो भी एक्सप्लेन करता है कि ना रात जब मेरी आँख खुली थी तब मैं एक टेबल पे बैठा हुआ था और वहाँ पे उसके ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने आप को खुद मारने वाला हूँ। उसके बाद से मुझे उसके बाद से कुछ भी नहीं याद है क्योंकि उसके बाद से मेरी सारी मेमोरी ब्लर होना स्टार्ट हो गई। लेकिन डन को वहाँ पे ये बात सारी सच लग रही थी और वो कह रहा था लेकिन मुझे तुम्हारी बात तो सच लग रही है लेकिन तभी भी तुम्हें एक साइकिक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। लेओनार्ड कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, नहीं तो बाकी सब लोग तो ऐसे ही मारे जाते हैं। ऐसे इन्फेक्शन खत्म होता है पुलिस वालों के साथ। फिर उसके बाद वो सभी फिर बाहर निकल जाते हैं साइकिक टेस्ट और उसको अंदर से कुछ ज्यादा डर लग रहा होता है और वो मन में मन घबराने लगता है और फिर कहता है मेरे साथ वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा। फिर उसके बाद वो फिर एक बच्चे को देखता है जो ब्रेड चोरी करके भाग रहा होता है, रोज वहाँ से खाना चुराता है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उसको डन फिर पकड़ लेता है और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद क्लैन के मन में आता है मेरी जो ट्रांसलेट वाली सोल वाली बात है वो इधर न पता चल जाए, इसलिए मुझे भी यहाँ से भागना पड़ेगा। वो फिर एक अच्छे मौके का इंतजार करने लगता है। वह गुस्सा होने के बाद वो फिर वो उस बेकर को फिर उसके बाद वो फिर ब्रेड फिर लौटा देता है। फिर उसके बाद वो फिर बच्चा फिर चटपटाने लगता है टेंट के फिर पोल को। फिर उसके बाद वो फिर लात मार देता है, अच्छा मौका था भागने का। फिर उसके बाद फिर यहाँ से फिर क्लैन फिर भाग जाता है, वो फिर भागते ही रहता है बिना पीछे देखे वो फिर भागते रहता है। फिर उसके बाद जब वो रुकता है तब फिर वो एक संग्रहालय में आ गया था। फिर उसके ऊपर कोई पानी फेंक देता है। फिर उसके बाद कुछ अजीब होता है, वो फिर पानी फिर उसके बाद मिड एयर में ही फ्रीज हो जाता है और फिर वहाँ पे क्लैन को समझ आ जाता है। तो ये बात समझ आ जाती है कि यहाँ पे ना टाइम और ना स्पेस ना एक्सपैंड हो चुका है और ये कुछ देर के लिए फ्रीज हो गया है। ये चीजें भी फिर उसके बाद फ्लोट करने लगता है।
फिर उसके बाद उसको समझ आ जाता है कि मेरे आसपास में कोई बियॉन्डर है। तरफ की खिड़कियां फिर उसके बाद तूफान की तरह फिर खुलने लगती है और फिर वहाँ पे फिर उसकी गलियों की वॉल फिर इधर उधर होने लगती है। लग रहा होता है जैसे कि पूरा शहर उखड़ रहा होता है। फिर उसके बाद क्लैन फिर डर के मारे भागने लगता है। यहाँ पे जमीन भी फिर उसके बाद वॉल बन के फिर उसके पीछे भाग रही होती है। फिर उसके बाद वो फिर ऑब्स्टैकल्स से बचते हुए वो फिर एक टैक्सी सर्विस के पास आ जाता है। वो फिर टैक्सी सर्विस के पास पहुंचने के बाद वो फिर उसके अंदर बैठ जाता है और फिर कहता है मुझे पोर्ट लेके चलो। ये कहती है फिर उसके बाद वो कैरेज भी चल पड़ती है और फिर उसको लगता है कि अब से उसका कोई भी पीछा नहीं कर रहा। और फिर वहाँ पे वो धीरे धीरे करके वो फिर उसको लेके जाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो सारा मैडनेस वो फिर उसी वैली में रह गया। तो ऐसा लग रहा था कि ये सब एक बस ड्रीम है। फिर उसके प्लान फिर ड्राइवर से कहता है गाड़ी रोक दो और फिर वहाँ पर वो ड्राइवर उसकी बात नहीं सुनता है। वो फिर गाड़ी को चलाते रहता है और गाड़ी चलाने के दौरान फिर उसके बाद उसकी कैप उड़ जाती है और वहाँ पे फिर क्लैन उसको देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके सामने टन रहता है क्लैन। फिर उसके बाद अगले सीन में फिर उसको एक अजीब से ड्रीम से उठता है। फिर उसके बाद अचानक से फिर उसके बाद उसका गेट खुलता है और फिर उसके सामने फिर से डन आ जाता है। देखने के बाद फिर उसके बाद क्लैन फिर उसके बाद डर जाता है और फिर कहता है क्या इसने मेरे सपने को मैनिपुलेट कर दिया, ये बियॉन्डर है। तो बंदा कहता है कि तुम ना जितना भी हमारे बारे में पावरफुल सोचोगे ना हम ना उतने ही पावरफुल हो जाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लैन कहता है तुम्हारा हम कहने का मतलब क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे फिर एक लेडी आ जाती है और फिर कहती है तुम चिंता मत लो, मैं ये सारी चीजें ना आराम से करूंगा। और फिर ये देखने के बाद क्लैन कुछ ज्यादा ही डर जाता है। अगले सीन में जैसे उठते फिर उसके पेरेंट्स होते हैं और फिर ये देखने के बाद वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। उसको डिनर के लिए बुला रहे होते हैं। देखने के बाद फिर उसके बाद क्लैन फिर उसके साथ ही जा रहा होता है डिनर करने के लिए। लेकिन वहाँ पे फिर उसके बाद वो लड़की उसके कान में आके कहती है क्लैन। और ये देखने के बाद वो कुछ ज्यादा घबरा जाता है। फिर उसका तो इधर उधर देखने लगता है लेकिन वो लड़की वहाँ पे होती ही नहीं है। बाद वो फिर कहती है कि मैंने ना तुम्हारी ना सर्विस की मेमोरी को ना आराम से देख लिया होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लैन कहता है मुझे तो नहीं लगा इसने मेरी सर्विस की मेमोरी को देख लिया होगा, लेकिन इसको कैसे पता कि मेरे मॉम डैडी ये है। अचानक से वो लड़की फिर उसके सामने आ जाती है और फिर कहती है तुमने उस नोटबुक को कहाँ लेके गए। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लैन फिर घबरा जाता है। फिर उसके बाद क्लैन कहता है मुझे नहीं पता। फिर उसको वो कहती है कि सेवन को वहाँ पे वैस के घर पे क्या हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ नोट कहता है मुझे नहीं पता। वो लड़की फिर उससे पूछती है उस दिन जब वो सब मर रहे थे तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ पे वो कुछ ज्यादा घबरा जाता है। फिर उसके बाद उसके हाथ में वो गन आ जाता है। उस गन को लेने के बाद वो फिर अपने आप को मार देता है अचानक से। फिर उसके बाद उसको होश आता है। फिर उसके बाद वो उठते के साथ कहता है क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया। और फिर वहाँ पे उन दोनों को देखा और वो लड़की वहाँ पे बात कर रही होती है इसने अपने आप को क्यों गोली मारी। और मुझे ये भी नहीं पता है कि ये अभी तक जिंदा क्यों है। इसके बारे में मैं भी अभी श्योर नहीं हुई है तो है कौन। इसकी मेमोरी की इसके पास तो मेमोरी है ही नहीं पुरानी। और फिर वो कहता है क्या इसके पास पुरानी मेमोरी नहीं है। और वो कहता है नहीं वैसे ही उन दोनों लड़कों और लड़कियों के साथ ही ऐसा हुआ था, उन दोनों के पास भी मेमोरी नहीं था। पहली बार ऐसा ट्रिकी केस देख रहा हूँ, मैंने ऐसा केस कभी भी नहीं देखा था। नोट फिर उसके बाद डंजे से कहता है तुम हमेशा उसके साथ भूल रहना क्योंकि वो कभी भी किस पे भी हमला कर जाएगा और वो अभी तक नोटबुक वो मिसिंग है। और फिर वो कहता है हाँ मुझे भी पता है। उसके बाद वो दोनों फिर उस क्लाइंट से कहता है कि तुम अभी भी खतरे में, तुम अपना उससे ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्लाइंट कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद वो कहता है कि ना हम तुम्हारे बेबी सिटर नहीं है जो तुम पे हम ध्यान करेंगे, तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। बाद वो कहता है क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे, क्या तुम खुद बियॉन्डर बनना चाहते हो। फिर उसके बाद वहाँ पे ये क्लाइंट सुनने के बाद कहता है, फिर उसके बाद वो फिर पुलिस वालों के इंटरेक्शन को फॉलो करते हुए वो फिर उसकी जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ जाने के बाद फिर उसका राइट नाम के एक बंदे को ढूंढना है। क्लाइंट को वहाँ पे डर लग रहा होता है कि मैं वहाँ पे से जुड़ता हूँ तो मेरी वो ट्रांत वाली सोल के बारे में पता तो नहीं चल जाएगा। वहाँ पे उसको ये चीज सच लग रहा होता है कि ना मुझे ना ये सारी चीजों को ना आराम से ना सच मान लेना चाहिए। तो ऐसा लगेगा कि अभी अच्छा समय आएगा मिसेस सैजम के बारे में जानने का। का सीन कुछ ज्यादा ही डेंजर होता है। उसके अंदर ना कुछ ड्रॉप पे सभी लोग पैसे लगा रहे होते हैं, चूहे लोगों को फाड़ रहा होता है और वहाँ पे कुछ लोग बाहर लड़ रहे होते हैं कि अभी मैं जीतने से बच गया, अभी मेरे पैसे चल जाते। और फिर बाहर लोग पैसे ही लगाए जा रहे थे उस डॉगी पर, कोई भी फ्रेंडली नहीं लग रहा होता है। जब वहाँ पे काउंटर पे फिर उसके बाद लाइन पहुंचा, फिर उसके बाद वहाँ पे उसको बियर देने के बाद कहता है हम लोग बियर तो सब नहीं करते आएंगे, कभी भी तुमको हमने कर दिया। फिर उसके बाद लाइन को लाएगा कि मुझे तो यही लगता है यही राइट है मिस्टर, तो इनसे मुझे बात करनी चाहिए। फिर वो क्लियर कर देता है कि मैं ना मिस्टर ब्रांच ढूंढ रहा हूँ। फिर उसके बाद वो पास बैठा आदमी कहता है, वो आदमी हंसे हुए कहा कि ये आदमी अभी तक पास्ट में जी रहा है क्योंकि सभी लोग आगे भी बढ़ चुके हैं। बाद वो फिर बार एंडर कुछ ज्यादा ही सीरियस होते हुए कहता है क्या तुम किसको ढूंढ रहे हो यहाँ पर। फिर उसके बाद वो कहता है स्मिथ ने भेजा है यहाँ। और फिर वो ये इतना सुनते ही फिर उसके बाद वो फिर उसको अजीब सी जगह पे लेके जाता है और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद पीछे की दरवाजे से फिर उसके बाद उसको एक एलिवेटर पे भेज देता है। वो फिर नीचे चला जाता है। बाद फिर उसके बाद वो फिर एक अलग सी रूम में आ जाता है और फिर उसके सामने एक रिसेप्शन था लिखा हुआ था और वो कहता है कि यहाँ पे मैं कहाँ आ गया। वहाँ पे अगल बगल लिखा हुआ था ब्लैक हॉर्न सिक्योरिटी कम्युनिटी। फिर उसके बाद ये पढ़ती वो कहता है मैं सही जगह पे आ गया हूँ। पीछे बैठी हुई तेरी रिसेप्शनिस्ट। फिर उसके बाद वो कहती है नाम था रोजाना डिलेड। और फिर उसके बाद वो आने के बाद कहता है ये तो एक सिक्योरिटी कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर का एक जगह है ना अंडर कवर में। फिर उसके बाद वो फिर उस लड़के को फिर उसके बाद अपना नाम बताता है। फिर उसके बाद वो लड़के कहते हैं कि हम मुझे वो बताए थे कि वहाँ पे आज कोई आने वाला है न्यू बंदा। वो फिर उसको आगे जाने की परमिशन देती है। फिर उसके बाद वो फिर देखता है, वो फिर उसको बताने लगती है कि ना दिनों से ना बियॉन्डर के ना केस कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। फिर उसके बाद एक लड़की जाती है। फिर उसके बाद रोजानी उसको समझाने लगते हैं ये जो लड़की है ना ये ना रॉयल है और ये ना प्लस बहुत खूबसूरत भी है, ज्यादा बात करती नहीं हूँ। वो दोनों फिर उसके बाद एक रूम में आ जाता है। फिर उसके बाद वो फिर एक बंदे को देखा है। फिर उसके बाद उसके बारे में बताने लगते हैं इसका नाम ना फ्राई और ये ना दिखने में अच्छा नहीं लगा लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छा आदमी है और दिल से भी
बहुत अच्छा आदमी है, स्केच करना भी सिखाया है। तो वो दोनों फिर उसको आगे जाते हैं। फिर उसको आगे जाने के बाद उसको एक बंदा दिखाई देता है, नाम क्लैने होता है। अभी 6 महीने हुए और इसको देखने के बाद वो कहता है कि ये बंदा हमेशा नर्वस ही रहता है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं कुछ ज्यादा पता है। वो फिर उसको आगे लेके आ जाती है। फिर उसके बाद उसको वो कहती है कि अब तुम यहाँ पे आ चुके हो, इसके बाद तुम्हें आगे खुद जाना है, आगे आके तुम खुद चल जाना। फिर उसके बाद क्लैन उससे पूछता है तुम नहीं मेरे साथ आओगी। फिर उसको कहता है मुझे कैप्टन से पता नहीं क्यों डर लगता है, क्योंकि वो दयालु इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, पता नहीं मैं उससे क्यों डरती हूँ। क्लैन फिर जिसके बाद वहाँ पे फिर क्लैन फिर उससे अकेले मिलने के लिए चला जाता है और फिर वहाँ पे डन रहता है। उसको देखने के बाद कहता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है ज्वाइन करने के लिए, और वहाँ पे वो सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है हाँ मैंने सोच लिया है मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा। वहाँ पे वो हाँ कर देता है। फिर उसके बाद फिर डन उसको सारे एग्रीमेंट दिखा देगा। एग्रीमेंट दिखाने के बाद वो कहता है मैं तुम्हें सारे एग्रीमेंट देगा, और वो उसको सारे एग्रीमेंट दे, और उन एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था स्पेशल पुलिस कमांडर ऑफिसर। और वहाँ पे वो कहता है क्या मैं स्पेशल हूँ? वो कहता है हाँ तुम स्पेशल ही हो, पुलिस लिखा हुआ था। फिर उसके बाद क्लैन पूछता है क्या हम लोग पुलिस है? फिर उसका वो कहता है हम लोग ब्लैक थॉम्प है, लेकिन हम लोग बस उसके अंडर आते हैं, हम लोग एक पुलिस ऑफिसर ही है। फिर उसको वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे अब समझ आ गया, कुछ स्पेशल होता है। हमारा काम जो होता है ना वो जो सुपर नेचुरल चीजों को ना हमसे डिकेट करना होता है, तुम भी ना हमें में से एक हो। क्लैन कहता है आज से मैं भी आपको कैप्टन बुलाऊंगा। फिर उसको कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसको कहता है यहाँ ज्वाइन होने के बाद ना हमेशा ना लोग की ना मैडनेस होने का कुछ चांसेस रहता है। उसको फिर वो कहता है ना तुम एक ये मोमबत्ती को देखो, मोमबत्ती को देखने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम इसको लो और फिर मेरे पीछे आओ। वो कहते हैं फिर उसको एक रूम में लेके आ जाता है और फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग के गिरे पे फिर मोमबत्ती रखी हुई थी। डन उसको बताने लगता है यहाँ पे जितने भी लोग का नाम लिखा हुआ है वो ना डंप होम के कारण ना सैक्रिफाइस हो गए हैं, ना लोग ना अनकंट्रोल हो गए थे, इसी कारण ना वो सैक्रिफाइस कर दिए गए हैं हम लोग। और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद वो फिर मोमबत्ती को रख देता है, इसको फिर टैंगिन कहा जाता है कि ऐसे सैक्रिफाइस होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लैन भी फिर अपना कैंडल जला के रख देता है। डन कहता है क्या तुम्हें मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में पता है? फिर उसको क्लैन कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता है। वो कहता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है, वो जो क्रिएटर था ना वो ना डेविल काउंट से उठा था, पहली लाइट को क्रिएट किया था, उसी ने पहली बार सभी एक्सेंडेड को बनाया था। एक आंख थी ना वो ना सूरज बन गई थी, और दूसरी आंख क्रिम्बल बॉल, फूडी जो थी ना वो ना लैंड और स्टार बन गई थी, बाल थे ना वो ना विलीज बन गए, कान था वो ना डिमोनिक वॉल बन गए थे। डन कहता है कि हाँ हम लोग भी इसके सेम ओरिजिन से आएंगे और हम लोग के साथ भी ऐसे ही होता है, इंसान मरने के बाद वो फिर पोशन बन जाता है। ये इंग्रेडिएंट का यूज करके हम लोग भी एक पोशन बना सकते हैं एक पावर को गेन करने के लिए। एक बात क्लैन फिर याद करता है उस हैंगमैन ने भी यही बात बताई थी। फिर उसके बाद डन कहता है 22 पाथवे होते हैं, चर्च पार्ट ऑफ नेवर। और फिर वो कहता है और फिर 9 पोशन 5 पाथवे। स्केलेटर रहता है ना उसके लिए ना डिफेंस कॉपरेट सबसे बेस्ट होता है, स्ट्रेस पार और फिर सील के लिए बेस्ट होता है, उसके लिए ना चीज में ना एडवांटेज होता है, लेकिन वो कॉप्स में कुछ ज्यादा कमजोर माना जाता है। उसके बाद डन कहता है मैं तुम्हें ना सील पाथवे के बारे में बता रहा हूँ, ये चीज को ध्यान से सुनना, तो इतनी जल्दी डिसाइड मत करो, वो तुम बूढ़े आदमी नील से भी जाके पूछ सकते हो, वो तुम्हें जल्दी से और अच्छी चीज बता सकता है। एल्केमी रूम में आएगी, तुम उस रूम में जाके फिर उनसे पता कर सकते हो। फिर उसके बाद क्लैन कहता है ठीक है, बाद वो फिर चला जाता है। फिर उसके बाद वो फिर बाहर आने के बाद सोचता है मुझे कौन सा पोशन को चॉइस करना चाहिए। फिर उसके बाद वो फिर उसके रूम के पास आ जाता है, पता है मुझे कौन सा पोशन चॉइस करना है। फिर उसके बाद वो फिर एल्केमी रूम में आ जाता है जहाँ पे नील होता है। फिर उसके बाद फिर एक धमाका हो जाता है देखने के बाद। फिर उसके बाद नील भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। फिर उसके बाद क्लैन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। देखने के बाद कहता है तुम इतनी जल्दी चिंता मत लो, मैं तुम्हारी पोशन पिक करने में मदद कर दूंगा, क्योंकि मुझे डन ने यहाँ पे सारी चीज पहले ही बता दी है, तुम इतना जल्दबाजी मत करो, तुम मेरे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाने में मदद करो। क्लैन भी कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। फिर उसके बाद ऐसे बोल के फिर उसके बाद वो फिर उसको डॉक्यूमेंट्स उठाने में मदद कर देता है। नील फिर उसको कहने लगता है मुझे ना टन ने बताया था तुम्हें एशन और फिर पास फिर हर्मीज आता है, तुमने उसके अंदर ग्रेजुएशन पास किया था। क्लैन भी कहता है हाँ मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। पर नील भी कहता है अच्छा ठीक है चलो हम लोग ऐसी चीज से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एक पेपर, फिर एक पेपर पे कोई चीज लिखता है, फिर उसके बाद उसको देता है और फिर कहता है तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तुम्हें एक बार इसकी आदत पड़ जाएगी, जब तुम एक एम्पेरियल और फिर रोजेल के एक पावर को ढूंढने जाओगे तब तुम्हारी ये बहुत काम आएगी, तुम इसको ध्यान से नोट कर लो। बाद वो कहता है मुझे भी इसको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि ये जब बुक मिला था ना तो कम से कम मेरे को 2-3 दिन लग गया था इसको सॉल्व करने में। इसके अंदर लिखा हुआ था कि रोजेलिया ने ना 3 पावर बनाई थी, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो 150 साल पूरे हो चुके हैं, अभी भी इसको कोई नहीं लिया है, मैंने इनको अभी तक सॉल्व नहीं किया है, अभी ये पूरी तरह सॉल्व करना बहुत मुश्किल आएगा। और फिर वो कहता है मैंने ना कुछ सैंपल को ना कम से कम थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया है, आखिरकार ये बहुत मुश्किल है चीज है ना। उसके बाद वो कहता है कुछ जो सिंबल है ना वो ना कुछ ना नंबर को ना सिंबल करता है, इसलिए ना मुझे इसको धीरे धीरे करके सॉल्व करना पड़ेगा। बोलते के साथ ही फिर उसके बाद वो फिर डायरी के कुछ पेजेस को फिर उसके बाद क्लैन को दिखाता है, उसके बाद वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि ये तो चाइनीज में लिखा हुआ है, पढ़ सकता है क्योंकि वो पहले चाइना में ही रहता था ना, और वो कहता है मैं तो चाइना में ही रहता हूँ, मैं तो इस डायरी को आराम से पढ़ सकता हूँ। इसके बाद वो फिर उस डायरी को पढ़ने लगता है और उसके अंदर 18 नवंबर की एंट्री था। अंदर रोजेलिया लिखता है मैंने ना काफी गरीब पर्सन मिला और वो ना कुछ ज्यादा पोटेशियन था, और मुझे ना कुछ ज्यादा ना लकी था क्योंकि वो ना इस बुक के ना मेन कैरेक्टर से मिला। उसके बाद फिर उसके बाद उस डायरी में ना 1188 में लिखा हुआ था, और रोजेलिया लिखता है कि आज की न्यू ईयर पार्टी कुछ ज्यादा ही खास थी। क्लेम फिर उसके बाद ये सारी चीज पढ़ रहा होता है, नील फिर उसके बाद उसको कुछ बातें बता रहा होता है, क्लेन का ध्यान उस पेजेस पे लगा हुआ था, और वहाँ पे लिन फिर उसको कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर फिर उसके बाद वो फिर उसके पेजेस में ना कुछ ज्यादा उसको
इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और फिर कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत काम आएगी, मुझे इसको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। मैं यूज करने के बाद शायद मैं आगे जाके अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ सकूँ। अब वहाँ पे क्लैन कहता है अब मैं वहाँ पे घर जाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ सकता हूँ। फिर उसके बाद क्लैन फिर नोटिस करता है वहाँ पे रोचल ने लिखा था ना मैंने ना अपना गलत पोशन चॉइस कर लिया था, मुझे ना अपरेट टेस्ट या फिर सील पोशन लेना चाहिए था। उसके बाद ये सारी बातों में फिर खो जाता है। फिर उसके बाद नील कहता है तुम कहाँ खो गए। नील पूछता है तुम्हें क्या हुआ। फिर उसके बाद क्लैन बोलता है ये जो डायरी में लिखा हुआ है ना मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नील फिर हंसता है, वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो उससे पूछता है तुमने डिसाइड कर लिया तुम कौन सा पोशन लोगे। फिर उसके बाद क्लैन कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं सील पोशन लूंगा। श्योर हो क्या तुम यह वही पोशन लोगे, तुम आगे जाके फिर पछताओगे तो नहीं। फिर उसके बाद क्लैन कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, मैं उसी पोशन को लूंगा। फिर उसके बाद वो फिर बताता है तुम एक बार जो पोशन ले लेते हो फिर उसके बाद आगे जाके चेंज नहीं कर सकते हो, जिंदगी भर तुम्हें उसी पोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद नील कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सील पोशन लोगे, मुझे तो लगा तुम कोई और सा पोशन लोगे। फिर उसके बाद नील को हम लोग देखते हैं वो फिर पोशन तैयार करने के लिए चला जाता है। पोशन तैयार करने के लिए जुट जाता है कभी हरी पत्ती या फिर कभी वो सारी चीज डालने के बाद, सारे इंग्रेडिएंट को डालने के बाद वो आखिरकार वो फिर बनी जाता है। फिर उसके बाद क्लैन से कहता है लो अब तुम इसको पी लो। और यहाँ पे थोड़ा वो हिचकिचा रहा होता है और फिर कहता है इसके अंदर जहर तो नहीं है, क्या मैं इसको पीने के बाद मर तो नहीं जाऊंगा या फिर मेरे बॉडी ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा पहले की तरह, आगे जाके मेरे पास क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। फिर उसके बाद थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वो फिर उसको पीता है। पीने के बाद उसको लगता है कि उसके शरीर में कुछ हो रहा है और वो कहता है मेरे धीरे धीरे करके कुछ चेंजिंग हो रहा है। पीने के बाद उसके बॉडी में कुछ ज्यादा चेंजिंग होने लगता है और फिर बोलता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद नील कहता है फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तुम चिंता मत लो, मैं तो जीने से ही गिर गया था, तुम तो यहाँ पर हो। के बाद वो कहता है तुम्हें एक ऐसा ऑब्जेक्ट को सोचना है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लैन फिर उसके बारे में सोचने लगता है, सब ऐसे ही इमेजिन कर रहा होता है। तभी फिर उसकी स्पेशल पावर फिर उसका अनकंट्रोल होने लगती है, वो पावर और भी कंट्रोल होने लगती है। और फिर वो कहती है कि तुम अपने आप को कंट्रोल करो, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद नील फिर उसके बाद उसको देखने में हैरान हो जाता है और फिर वहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आपको कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद वो मिसाइल, प्लेन और भी चीजों को वो फिर देखने लगता है, इमेजिन करने लगता है और भी चीज को वो सोचने लगता है क्या क्या हो रहा है मेरे साथ से, ऐसी चीजों को इमेजिन कर रहा होता है जो पहले मॉडर्न दुनिया में थी। और वो नील देखने के बाद और भी हैरान हो जाता है और फिर कहता है ये क्या क्या चीजों को इमेजिन कर रहा है, ये तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देखने के बाद वो और भी हैरान हो जाता है और फिर कह रहा है हमारे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है, तुम उसको कंट्रोल करो। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर क्लैन फिर अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल में कर लेता है। करने के बाद उसकी आंखें भी काली कलर की हो जाती है। उसके बाद उसकी पावर अप से मिल चुकी है सील की पावर। उसको कहता है मैंने ना तुम्हारे बारे में सही सोचा था, तुम्हें लोग सही में कमाल के कहते थे, तुम एक नंबर के आदमी हो, कहते थे तुम्हारे पास ना स्ट्रेट विजन है, तुम उसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। और फिर उसके बाद उसको फिर पीछे कोई दिखाई देता है, अगले पल ही उसको कोई पीछे दिखाई देता है लेकिन वहाँ पे वो गायब हो जाता है। फिर उसके बाद वो फिर अपने पावर को देखने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे वो सर में दर्द होने लगता है और फिर कहता है मुझे अपने पावर का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर उसे कहता है क्या तुमने अभी इल्यूजन देखा है। फिर उसके बाद वो कहता है हाँ मैंने अभी इल्यूजन देखा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने पावर को यूज करके कुछ ज्यादा ही थक गए हो, तुम्हें ये विजन अभी बंद करना है तो तुम अपने आईब्रो के बीच में अभी 2 बार टच करो, वो बंद हो जाएगा। करने के बाद फिर उसके बाद क्लैन भी ऐसा करता है और फिर उसकी विजन वो फिर बंद हो जाता है। फिर उसके बाद नील कहता है इस विजन के साथ ना स्पिरिचुअलिटी भी कर सकते होगे, तुम्हारी आगे जाके बहुत काम आएगा। स्पिरिचुअलिटी मैजिक को भी यूज कर सकते हो, तुम्हें ये डीमन हंटिंग बुलेट भी दे रहा हूँ और ये रिसीव भी दे रहा हूँ, ये तुम्हारे आगे जाके बहुत काम आएगा, अब से तुम एक पुलिस ऑफिसर हो सीन में। फिर उसके बाद वो फिर क्लैन फिर उसके बाद डन के पास आता है, फिर उससे कहने लगता है कि नील ने मुझे बताया सारी चीजों को बहुत जल्दी कर लिया और बहुत आसानी से कर लिया, तुम स्पेशल हो और तुम्हारे पे बहुत ज्यादा खतरा आएगा और बहुत ज्यादा अटैक आएगा, इसलिए तुम हमेशा बच के रहना, तुम ज्यादा चीजों में इवॉल्व होने की कोशिश मत करना और ज्यादा लड़ाई झगड़े में मत फंसना, अभी से तुम ऑफिस में ज्वाइनिंग कर सकते हो। तुम्हें एक बात याद रखना, तुम अभी हमारे ऑफिसर नहीं हो, तुम अभी एक केवल क्लर्क हो, तुम्हारी सैलरी केवल 3 पाउंड होने वाली है हफ्ते में और अभी तुम ये एडवांस अपने पास रखो। फिर उसके बाद वो कहता है थैंक्स सर। उसके बाद क्लैन फिर उसके बाद उस पेमेंट को देखने के बाद कहता है क्या मुझे 12 पॉइंट मिला है, ये तो बहुत ज्यादा ही पेमेंट है। फिर उसके बाद वो कहता है मेरी बहन को तो इससे भी कम पेमेंट मिलता है, उसको तो वीकली शायद 2-3 पॉइंट मिलता है, मेरे को तो इससे ज्यादा मिला है। उसके बाद वो कहता है मेरे भाई को तो ना केवल बेंसेंट को ना केवल हफ्ते में 5 या फिर 6 मिलता था और मेरे को तो इतना ज्यादा मिल रहा है। फिर उसके बाद डन कहता है तुम ना इसके बाद ना क्ले खरीद ले ना जाने के बाद। फिर उसके बाद डन कहता है तुम ना वैसल के ना घर के पास ही घूमना क्योंकि तुम्हें वहाँ पे याद है कि वो नोटबुक कहाँ है। फिर उसके बाद वो फिर केक खरीदने के लिए चल जाता है, वहाँ पे जा रहा होता है तभी फिर उसको वहाँ पर लेनॉर्ड
कोड मिल जाता है और फिर कहता है तुम्हें एक असाइनमेंट मिल जाएगा, जल्दी से आ जाओ मेरे पास, अंदर आने के लिए कहता है। फिर उसके बाद वो फिर अंदर चल जाता है। फिर उसके बाद वो फिर बताता है तुम्हें और मुझे एक असाइनमेंट मिला है और वो कहता है ये बच्चे को देखो, लेनोर को ढूंढना है और इसे ढूंढने के बाद ना उसके मॉम डैड के पास देना है। ये एक मर्जेंट का बेटा है, वे किडनैप कर लिया था और इसे हमें जल्दी से जल्दी ढूंढ के लेके आना है। फिर उसके बाद वो कहता है ये तो हमारा काम नहीं है ना, हमें तो बस डीमन को हंटिंग करने का काम है ना। फिर उसके बाद वो कहता है इससे हमें बहुत ज्यादा ही फायदा होगा, इससे हमें जरूर करना पड़ेगा ये काम तो है बेनोट को ढूंढना और फिर उनको शांत करना। और फिर वो कहता है ये ना हमारा पहले भी क्लाइंट रखा है और फिर इसको हम लोग ढूंढेंगे तो और ये और भी खुश हो जाएगा और ये हमारे पास दोबारा आएगा, इसलिए तुम्हारी खूबी को हम इस्तेमाल करेंगे और तुम्हारी खूबी किस दिन काम आएगी, इंसानों को खोजना, और तुम अपने विजन को दूर दूर से भी देख सकते हो। उसके बाद वो फिर एलेनोर का कपड़ा उसको देता है और फिर कहता है तुम अपने पावर को यूज करके उसको ढूंढने की कोशिश करो। फिर उसके बाद क्लैन भी मान जाता है, अपनी पावर को यूज करने लगता है। फिर उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करने के बाद उसको पता चलता रहेगा कि वो एलेनोर का आएगा। फिर उसके बाद वो फिर उसको ढूंढते ढूंढते वो फिर उसके ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं। क्लैन फिर अपने विजन से देखता है कि ऊपर के रूम में दो बंदे बैठे हुए हैं और वो दोनों गुंडे हैं। वो फिर वहाँ पे देखता है कि उसने अपने बच्चे को किडनैप करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद लेनोर ये सुनने के बाद वो फिर अपने पावर का यूज करके फिर उसके बाद वो दरवाजा को खोल देता है। वो अपने पावर का यूज करके फिर उसके बाद उन गुंडों से लड़ने लगता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये तो इंसान भी नहीं लग रहे होते, ये तो कोई और लग रहे हैं हम लोग को, क्योंकि इनकी आंख अजीब जैसी लग रही है। हम लोग लुनार्ड को देखते हैं, वो तो इन गुंडों को इजीली आराम से हरा देता है, उनको हरा देता है। लेकिन वहाँ पे अचानक से फिर उसके बाद एक पंख आ जाता है, ऐसी पंख फिर उसके बाद वो फिर उन गुंडों में लगता है वैसे वो दोनों फिर उसके बाद वो फिर एक डीमन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक मॉन्स्टर की तरह लगने लगता है। और फिर वहाँ पे लेनोर्ड कहता है ये मॉन्स्टर में कैसे कन्वर्ट हो गए, इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। और वहाँ पे लेनोर्ड कहता है ये तो हर बार से पहले ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। वहाँ पे फिर उसके बाद लेनोर्ड को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है उन दोनों को हराने में, तभी भी वो फिर उन पे अटैक करने लगता है और भी उनको हराने लगता है। वो फिर उन पे एक अटैक करे जा रहा था, वहाँ पे उसको और भी दिक्कत हो रही थी और भी वो अपने न्यू वेपन का यूज करके वो फिर अटैक करने लगता है। लेकिन वहाँ पे उसको वो दिक्कत पे दिक्कत हो ही जा रही है। फिर उसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर फिर उसके बाद वो इतना सारा मार खाने के बाद वो फिर लोनार्डो से बच के भागने लगते हैं। वहाँ पे फिर उसके बाद क्लैन भी उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों फिर मिलते नहीं है। लोनार्डो ये देखने के बाद कहता है तुम हमारे सिर हो, उन दोनों को ऐसे जाने मत दो, और इतना कहते ही फिर उसके बाद क्लैन भी उनको ढूंढने लगता है। उसको फिर सामने की ओर वो ढूंढ ही रहा होता है। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर फिर उसके साइड में वो आ जाता है। फिर उसके बाद क्लैन उसको देखने के बाद डर जाता है। फिर वो डरने के बाद फिर उसके बाद वो फिर शूट कर देता है और फिर वो लिनोट कहता है इसको मार दो। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर क्लैन अपने बंदूक को वहाँ पे चला देता है। वहाँ पे वो मॉन्स्टर फिर उसके गोली से फिर वो घायल हो जाता है, लेकिन वहाँ से वो भागने लगते हैं। उसके बाद वो फिर आसमान की ओर भागने लगता है। फिर उसके बाद लैंड फिर उसके बाद अपने पावर का यूज करके वो फिर उन दोनों को नीचे गिरा देता है। गिराने के बाद वो फिर चुटकी बजाते एक साथ वो दोनों को फिर खत्म कर देता है। 2 मिनट में ऐसे खतरनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है। के बाद वो फिर क्लैन को बताता है मैंने ना मिडनाइट ऑफ द एबिलिटी का यूज किया है। क्लैन मतलब ये अब से गहरी नींद में सो गया और ये कभी भी नहीं जागेगा। और ये ऐसे बोलने के साथ ही फिर उसके बाद क्लैन फिर उस बच्ची को सेफली वो फिर लेके चल जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे लैंड बोलता है तुम ना मेरे को ना अभी से लेके पहले से ही बहुत पसंद हो। वहाँ पे क्लैन की फिर उसके बाद थोड़ी बहुत याददाश्त आने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। फिर उसके बाद वो बच्चा फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे लैंड कहता है यहाँ पे पहली बार ऐसे अनकंट्रोल हुआ, मैं ऐसे जल्दी अनकंट्रोल नहीं होता हूँ। ऐसे ही बियॉन्ड को हराना भी मेरे को पसंद नहीं आएगा जो इतना जल्दी अनकंट्रोल हो जाता है। फिर उसके बाद वो फिर क्लैन को हाथ मिलाता है और फिर कहता है हमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद लैंड फिर उसके बाद क्लैन को कहता है तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ है जो मुझे बहुत पसंद आता है। तो वो धीरे धीरे करके अट्रैक्ट कर रहेगा। लेकिन वहाँ पे फिर उसके बाद क्लैन फिर घबरा जाता है। फिर उसके बाद वो फिर वहाँ से चला जाता है। लैंड को फिर उसके बाद क्लैन पे थोड़ा बहुत शक होने लगता है। फिर उसके बाद अगले सीन में फिर वो अपने घर वापस आ जाता है। उसे जाके बताऊंगा कि मुझे इतनी जल्दी जॉब मिल गई तो मेलिसा कुछ ज्यादा खुश हो जाएगी तो बोलते ही फिर उसके बाद वो फिर अपना दरवाजा खोलता है। लेकिन वो देखेगा वो अपने घर पे नहीं होता है कि वो दूसरी जगह पे आ जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है मैं यहाँ कहाँ गई, यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। और वो कहता है ये मैं कहाँ गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि ये चल के आ रहा है। फिर उसके बाद वो फिर आगे जाता है। आगे जाने के बाद उसको वही डायरी मिलती है। डायरी में लिखा हुआ था कि सबके सब लोग मर जाएगा और मैं भी। और यहाँ पे ये देखने के बाद वो कुछ ज्यादा ही डर जाता है और फिर कहता है ये किसकी डायरी और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। राते के साथ फिर उसके बाद वो फिर देखता है कि हम वो है। फिर उसके बाद वो फिर देखता है कि मैं उसी जगह पे आ गया हूँ। साथ में उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि जहाँ पे वो बच्चे किडनैप हुआ था उसी जगह पे तुम्हें क्लू भी मिलेगी। और फिर वो कहता है ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ, उस डायरी में क्या नोट था और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है। और ये डायरी और इसके पीछे मेरे और क्या ये राज छुपाएगा और मेरी सोल के पीछे क्या राज छुपाएगा और ये शरीर किसके है, मुझे ये भी पता करना है। टिगोरस फैमिली के क्लू जरूर ढूंढना पड़ेगा, मुझे आगे जाकर उनके बारे में पता करना ही पड़ेगा बोलते के साथ। फिर उसके बाद वो फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उसका बड़ा भाई बैंसन आ चुका है और वो क्लैन को ढूंढ रहा होता है। फिर
उसके बाद वो आते के साथ वो डोर का बेल बजाता है। बाद वो फिर आते के साथ फिर उसके बाद मेलिसा और फिर वहाँ पर वेलकम करते हैं, भैया वेलकम, आपको वेलकम होम भैया। कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी कि आप इतने दिनों के बाद आए हो, हम लोग आपको दिख के कुछ ज्यादा ही खुश है। और वहाँ पे कहता है खुश होना भी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ ना। उस घर को देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि हम लोग सच में इस घर में रहेंगे, ये तो इतना शानदार घर रहेगा। प्लान कहता है हम लोग यहीं रहने वाले, तुम चिंता मत करो, अब से यही हमारा घर है। सुनते के साथ फिर उसके बाद बेंसन कुछ ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है वहाँ मेरे छोटे भाई। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लैन ने अपने बड़े भाई के लिए कुछ खाना भी बनाया था और फिर कहता है मैं तुम्हारे के लिए पहली बार कुकिंग कर रहा हूँ, तुम्हें खाना कैसे लगा। फिर उसके बाद वहाँ पे बेंसन बोलता है तुम्हारे हाथ का तो खाना बहुत लाजवाब है, कुछ ज्यादा ही बेस्ट खाना तुम बने। और फिर वहाँ पे वो भी कहती है भैया आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। बाद वहाँ पे फिर उसके बाद बेंसन फिर अपने भाई को गिफ्ट देता है और फिर कहता है ये लो तुम्हारे के लिए कपड़ा, क्योंकि तुम्हारी नई जॉब लगाएगा, तुम इसको पहन के जाना। फिर उसके बाद वहाँ पे कहेगा अब भैया आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बहुत महंगा होगा। फिर उसके बाद वो कहता है तुम चिंता मत लो। फिर उसके बाद वहाँ पे उसकी बहन बोलती है ये भैया ना तुम्हारे के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे थे, इसलिए वो तुम्हारे के लिए ये लेके आए हैं। वहाँ पे क्लैम कहता है मैं इसको कैसे ले सकता हूँ। फिर उसके बाद मेलिसा बोलती है तुम चिंता मत लो, भैया तुम्हारे के लिए काफी समय से पैसे जमा कर रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ पे वो कहता है तुम अब इसको पहन के देखो तुम कैसे लग रहे हो। फिर उसके बाद वो फिर उसको कपड़े पहन लेता है और वहाँ पे वो कुछ अच्छा लग रहा होता है। फिर उसके बाद वो फिर कहता है कि तुम बहुत बेस्ट लग रहे हो। उसके बाद क्लैम भी वहाँ पे फिर अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता है और फिर कहता है थैंक्स भैया आपने मेरे के लिए इतना किया। फिर उसके बाद वहाँ पे बेंसन कहता है मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके के लिए करूंगा, तुम ही तो मेरी फैमिली हो ना। के साथ फिर उसके बाद वो फिर बेंसन के फिर उसके बाद सर पे हाथ रख देता है और फिर कहता है क्लैम तुम ठीक हो ना। फिर क्लैम को फिर उसके बाद अपने मॉम डैड की याद आने लगती है। बेंसन कहता है अब तुम्हारी न्यू जॉब लगने की वजह से अब हम अभी पार्टी करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो सभी मिलके फिर उसके बाद पार्टी करने लगते हैं। इसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक कर देना। ये तो अभी न्यूली एनिमे आया है, इस पे कम से कम 500 लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।